नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूँ नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूँ हमारे खास कार्यक्रम संवाद के साथ, जहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके साथ देश के बड़े न्यूज़ मेकर्स। आपको ध्यान होगा और इतने दिन से खबरें चल रही हैं कि किस तरीके से वैक्सीन की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। अलग-अलग राज्य इस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं और जब ये कंप्लेन केंद्र सरकार से किया जाता है, तो स्वास्थ्य मंत्री ये बोलते हैं कि नहीं, जो टीकाकरण का अभियान है वो राज्य सरकारें ठीक से नहीं चला रही हैं और जहां पर उन्हें ठीक से ध्यान देना चाहिए वो नहीं दे रही हैं। तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर टीएस सिंहदेव। आपका बहुत-बहुत स्वागत है देव साहब सत्य हिंदी पर। नमस्कार नीतू जी। डॉक्टर देव, आपसे मेरा जो पहला सवाल है कि जो ये वैक्सीन शॉर्टेज की बात बार-बार राज्य सरकारें कर रही हैं, तो ये क्या क्रिएटेड है या ये वाकई में एक ऐसी किल्लत है जिसके लिए कि केंद्र सरकार प्रिपेयर्ड नहीं थी पहले से? कैसे देखेंगे आप इसे? इसमें नीतू जी, केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दी कि आप इतने वैक्सीनेशन सेंटर हर राज्य तैयार करो। हम्म। वैक्सीनेशन फैसिलिटीज के नाम से उन्होंने टर्म दिया हाँ। कि आप इतनी तैयारी करो। पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स जिनको वैक्सीनेट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने छत्तीसगढ़ में 1349 वैक्सीनेशन साइट्स हमने तैयार की। तो हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 15-16 जनवरी से चालू हुआ टीकाकरण और करीब करीब 90% प्लस, 95% प्लस, 97% प्लस ये टीकाकरण हो गया। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। फिर उन्होंने 1 मार्च से ओपन किया 60 साल से ऊपर वालों को और 45 साल से ऊपर कोमॉर्बिडिटी वालों। ये जब से ये ओपन हुआ तो इनके लिए हमने 1381 वैक्सीनेशन फैसिलिटीज तैयार की। प्रश्न यही है कि जैसे आपके गाइडलाइन के हिसाब से हमने 1381 फैसिलिटीज तैयार कर दी और एक फैसिलिटी में हमको 100 लोगों को टीका लगाना है, तो हमारी कैपेसिटी क्या हो गई? करीब 3,34,000 हम वैक्सीनेट हम कर सकते हैं इन केंद्रों के माध्यम से। प्लस फिर आपने प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ किया कि वहां पर भी वैक्सीनेशन हो सकता है। तो छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेशन कैपेसिटी हो गई करीब 3.5 से 4 लाख पर डे वैक्सीनेट करने की क्षमता। अब देश में वैक्सीन प्रोड्यूस कितनी हो रही? कोविशील्ड की जो निर्माण करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वो करीब 6 करोड़ वैक्सीन 1 महीने में बना रहे हैं। भारत बायोटेक हमारी जो अपनी कंपनी है, ये 1 करोड़ वैक्सीन 1 महीने में बना रही है। देखो 7 करोड़ वैक्सीन हमारी बन रही है। ये औसत होता है करीब 23 से 24 लाख पर डे। एक दिन में वैक्सीन कितनी उपलब्ध है? 23 से 24 लाख। छत्तीसगढ़ की वैक्सीनेशन कैपेसिटी कितनी है? 3.5 से 4 लाख। तो हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी के हिसाब से हमको आप अगर 3.5-4 लाख डोज दे दोगे तो बाकी देश के पास क्या बचा? कुल 20 लाख डोज बचे पूरे हिंदुस्तान के लिए। तो ये मिसमैच है कि प्रोडक्शन नहीं है। फिर अगर बयान आता है कि जी डॉक्टर देव, जब लास्ट ईयर मुझे याद है, जब लॉकडाउन के दौरान जब इन कंपनीज ने ये वैक्सीन को बनाना शुरू किया था, तो उस समय जिस तरीके के आश्वासन इन वैक्सीन कंपनीज ने दिए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम सारे टारगेट्स मीट कर लेंगे। अब अभी जैसे 6 करोड़ वैक्सीन की बात है, उस समय मुझे याद है कि सीरम इंस्टीट्यूट के पूना जो अदारवाला है, उन्होंने बहुत सारा आश्वासन दिया था कि नहीं, हम तो 6 करोड़ नहीं बल्कि और ज़्यादा वैक्सीन्स बना लेंगे। तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि इन वैक्सीन कंपनीज ने जिस तरीके के आश्वासन दिए थे, आज वो उस चीज़ को करने में बिल्कुल असफल नज़र आ रही है? उनके टारगेट्स क्या थे, कैपेसिटी क्या है, सही में मेरे को मालूम नहीं, तो मैं कुछ बोलूंगा तो गलत मत हो जाए। लेकिन ये तो तय है कि जितनी वैक्सीनेशन कैपेसिटी आज देश में क्रिएटेड है, उतनी वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है। ये एकदम स्पष्ट है। लेकिन जब आप एक्सपर्ट से बात करिए तो उन्होंने भी यही कहा है कि वैक्सीन बनाना बहुत कोई एक आसान प्रोसेस नहीं है। उसके लिए ग्लास चाहिए, बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए, जो कि ईजिली अवेलेबल नहीं है। तो क्या इन चीज़ों को डॉक्टर देव केंद्र सरकार ने पहले से प्रीएम्प्ट नहीं किया था? किस तरीके की तैयारी के साथ केंद्र सरकार ने पूरा ये टीकाकरण का अभियान शुरू कर दिया? और अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि नहीं, टीकाकरण का उत्सव मनाया जाए देश में 4 दिनों तक। तो ये कैसा उत्सव मनाएंगे जब हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है? ये टीकाकरण के उत्सव का क्या मायने है? सामान्य स्थिति रहेगी नीतू जी, क्योंकि उत्सव है तो मतलब विशेष हो गया कि मिठाई भी आ गई, पकवान भी आ गए। सामान्य से जो हम भोजन करते हैं या हम पहनावा करते हैं, उससे विशेष कुछ होगा।
तो ये 3 दिनों में वैक्सीन सप्लाई में कहीं से ज्यादा वैक्सीन मिलेगी मुझे नहीं लगता। तो जो रूटीन वैक्सीनेशन चल रहा है वो रूटीन वैक्सीनेशन ही चलेगा, उससे ज्यादा और कुछ संभव नहीं। ये डेली रूटीन है। वाकई में उत्सव वाली बात की अब कोई विशेष बात अब आ गई, विशेष कोई बात इन 3 दिनों में नहीं होने वाली। लेकिन डॉक्टर देव, अगर आपसे पूछूं मैं, छत्तीसगढ़ की जो इस समय गंभीरता है, जहां तक कोरोना के आंकड़े हैं, कितनी गंभीर सिचुएशन इस समय छत्तीसगढ़ में? वैसे तो पूरे देश में ही बुरा हाल है, छत्तीसगढ़ का अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछूं तो इस समय क्या पिक्चर है वहां पर? बहुत चिंताजनक, बहुत ज्यादा चिंताजनक है। कल जो हमारे पॉजिटिव केसेस आए 14,098, छत्तीसगढ़ से 3,800 3,900 नहीं छुआ था कभी फर्स्ट वेव में। तो जहां हमारा टॉप 3,900 से कुछ कम था, वहां हम 14,000 क्रॉस कर चुके हैं। और मुझे लगता है ऐसा मत हो, मैं तो मनाऊंगा ऐसा मत हो, लेकिन 20,000 भी क्रॉस कर सकता है एक दिन में पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा। आज हमारे यहाँ टोटल 85,860 एक्टिव केसेस हैं छत्तीसगढ़ में, 85,860। ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि 1,30,000 से 1,50,000 एट अ पॉइंट इन टाइम इतने एक्टिव केसेस छत्तीसगढ़ में हो सकते हैं, जिनका हमको प्रबंधन करना होगा। तो स्थिति बहुत बहुत चिंताजनक है और व्यवस्थाएं हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि होम आइसोलेशन, क्वारंटीन, आइसोलेशन सेंटर्स, ट्रीटमेंट सेंटर्स, इनमें व्यवस्थाएं, ऑक्सीजन की भी, आईसीयू की भी, दवाइयों की भी जो काम आती है वो सुचारू रूप से हो सके और समय पे लोगों को हम कांटेक्ट कर सकें, उनको टेस्ट कर सकें और समय से वो अस्पताल आ सके अगर उनका SpO2 लेवल गिर रहा है। क्योंकि 30 से 40% मृत्यु केवल इस कारण से हो रही है कि जो हमारे पेशेंट्स हैं वो देर से आ रहे हैं। 30% मृत्यु 24 घंटे के अंदर हो रही है। 30% जो मृत्यु हो रही है 24 घंटे के अंदर, इतना लेट हो गया आने में। 10% और 72 घंटे के अंदर, उसमें ट्रीटमेंट का, आपको स्टेबलाइज करने का, ऑक्सीजन दे के आपको मौका देने का कि इम्यून सिस्टम आपका काम करने लगे, टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरफ भी ध्यान देना, अवेयरनेस एंड लोगों तक पहुंच के उनको अस्पताल जल्दी लाना। बहुत रेजिस्टेंस है, खास करके मिडिल क्लास में बहुत रेजिस्टेंस है अस्पताल जाने, यूथ में भी। जी डॉक्टर देव, इतनी भयावह जब स्थिति हो और उसके बाद जब इस तरीके के आरोप लगे केंद्र सरकार के ऊपर कि केंद्र सरकार इस समय जो बड़ी बड़ी बातें करती है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, और वो राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है। पहले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये बात कही, आपके भी मैं इंटरव्यूज अभी हाल में पढ़ रही थी कि जिस तरीके के बयान आपने दिए और कहा है कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, और जो बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, चाहे वो हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछे जाते हैं। तो ये कैसा भेदभाव है? आपसे एग्जैक्टली समझना चाहूंगी कि ये भेदभाव आप किस आधार पर कहते हैं कि केंद्र सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है? नीतू जी, ऐसे तो मैंने कल से सोचा था कि इसके बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि ये बात खत्म होनी चाहिए। ये वाद विवाद की स्थिति जो बन रही है, जितनी जल्दी खत्म हो और हमारा ध्यान और जगह डाइवर्ट ना हो, पूरा फोकस रहे। लेकिन अब आज आपसे बात हो रही है तो ये मैं कह देता हूँ कि बात चालू यहाँ से हुई कि वैक्सीन की कमी। मैंने बोल दिया कि नहीं, वैक्सीन लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। इसमें लगता है कि कुछ नाराजगी हो गई और डांट पड़ी कि बहुत खराब है, छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन नहीं कर पा रहा है इत्यादि। तो अगले दिन मैंने फिर आंकड़े प्रस्तुत किए कि फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ वैक्सीनेशन में देश में टॉप में चल रहा है। अगर 20% आबादी को हमको वैक्सीनेट करना है तो 20 में से 13% तो कल हो चुका था, आज 14% हो जाएगा, यानी 6% आबादी बची। तो वो बयान डिस्क्रिमिनेटरी लगा। स्थिति वैसी नहीं थी, स्थिति वैसी खराब नहीं थी कि वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है छत्तीसगढ़ में। तो हम लोग की भी एक इमेज कहिए या छवि कहिए, उसमें विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो लोगों के सामने सही बात रख देना, ये मैंने मान के उस बात को कहा। उसके आगे जो बात आ रही है डिस्क्रिमिनेशन की, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिमिटेड वैक्सीन की। क्या आप देश की आबादी के, हर राज्य की आज प्रोजेक्टेड आबादी कितनी है? तो जो चार्ट बना था, मैंने देखा पीएम के प्रेजेंटेशन के लिए भी, या जो कोविन ऐप में आप डेली देखिएगा तो हर प्रदेश में आबादी कितनी है, तो करीब 135 करोड़ के आसपास की आबादी के आंकड़े। और फिर वैक्सीन आपने कितनी दी है वो लगा हुआ है।
आप डिवाइड करके देख लीजिए कि पॉपुलेशन के परसेंटेज के हिसाब से किसको कितनी वैक्सीन, अगर डिस्क्रिमिनेशन है तो वो दिख जाएगा। मेरे पास पूरे फिगर्स नहीं है। मैं आज सुन रहा था महाराष्ट्र के मंत्री जी कह रहे थे कि हमको 5 लाख या 6 लाख या 7 लाख वैक्सीन, तो छत्तीसगढ़ को मान लीजिए 2.5 लाख 3 लाख प्रतिदिन अब मिल रहा है, और महाराष्ट्र को अगर 5 लाख मिलेगा, हमारे से 3 गुना 4 गुना अगर उनकी पॉपुलेशन है, तो वहां संक्रमण भी ज्यादा है, और अगर उनको कम मिल रहा है तो फिर ऑब्वियसली बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। इट शुड बी पॉपुलेशन वैक्सीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, और एक बफर आप रखिए, जो राज्य ज्यादा प्रभावित है उनको थोड़ा ज्यादा दे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म रखिए कि जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, 24 लाख अवेलेबल, 4 लाख आप बफर स्टॉक बना दें, 20 लाख को हर प्रदेश की आबादी से डिवाइड कर, और उनको उसका कोटा उनको दीजिए कि इतना आपको वैक्सीन अभी दे रहे हैं, आप वैक्सीनेट कर दो, डेली इतना आपको करना है। सब हर राज्य कर रहे हैं, और जो बफर स्टॉक है जहाँ संक्रमण ज्यादा है वहां पर ज्यादा दे दीजिए। प्रदेश के अंदर भी हम लोग यही कर रहे हैं, जो प्रदेश का स्टॉक आता है तो ज्यादा प्रभावित जिलों में हम लोग ज्यादा वैक्सीन दे रहे हैं, कम प्रभावित जिलों में थोड़ा स्लो डाउन। इतना ही है, इसमें और कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, लेकिन डॉक्टर देव, आपको नहीं लग रहा है कि सरकार के एंड से जिस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए थी वैक्सीन के प्रोक्योरमेंट को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, तो क्या राज्यों से कभी इसके बारे में केंद्र सरकार ने कोई बातचीत किया था, या बिल्कुल राज्यों को बाईपास कर दिया प्रोक्योरमेंट में और रजिस्ट्रेशंस में? जहां तक वैक्सीन का सवाल है, सब कुछ अपने हाथ में ही ले लिया, जिसको लेकर राहुल गांधी ने एक चिट्ठी भी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या वाकई में राज्यों को इस पूरे प्रोसेस से बाईपास करके बिल्कुल अलग कर दिया गया? प्रोक्योरमेंट में तो हम लोग की कोई भागीदारी नहीं थी, या प्रोडक्शन, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है। अगर ये प्रोडक्शन की जानकारी होती तो शायद हम लोग ये सुझाव दे सकते थे कि बाकी जो और वैक्सीन हैं जो दुनिया में यूज हो रहे हैं, उनका भी आप ट्रायल देश में कर लीजिए, हमारी जो एजेंसी है उनके सामने रख के उनका इवैल्यूएशन कर लीजिए। स्पुतनिक भी है, बहुत दिनों से मार्केट में है, और डॉक्टर रेड्डी लैब है वो बना भी रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि मई जून में वो उसके आने की संभावना है। तो बतौर प्लानिंग अगर हम लोग इस प्रोसेस के हिस्सा होते तो हम लोग ये जरूर सुझाव देते कि इनका कितना कैपेसिटी सीरम इंस्टीट्यूट का हमको देने का, बायोटेक का कितना कैपेसिटी, कितना हुआ, आज 7 करोड़ है, तो ये नो रॉकेट साइंस, कोई भी इसको देख के डिवाइड करके देख सकता है देश की आबादी, प्रदेश की आबादी, किसको कितना मिलेगा। तो हम शॉर्ट हैं, जो हमारी वैक्सीनेशन की कैपेसिटी है उससे हमारा प्रोडक्शन कम है, तो स्पुतनिक को ले आते हैं, जॉनसन एंड जॉनसन, और पीछे अगर रिसर्च की बात है तो वी कैन नॉट हेल्प इट। उच्च वर्ग के लिए हम फाइजर को, मॉडर्ना को लाके मार्केट में दे सकते थे, जो पैसा दे के लगाना चाहे, तो 2-4% आबादी जो ज्यादा संपन्न है वो पैसे दे के महंगी लगाना चाहती तो लगा ले, जो सस्ती या फ्री वैक्सीन जो सरकार दे रही है वो बाकी लोगों को दे दे। तो ये अगर हम उस प्रोसेस के हिस्सा होते, ये सुझाव जरूर दे सकते थे। राहुल जी ने जिस बात को कहा कि मेक इट ओपन टू ऑल, तो उसके पीछे मैं जो समझता हूँ वो क्या क्या कह रहे हैं, अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो फिर प्रतिबंधित आयु वर्ग को क्यों दे रहे हैं? अगर पर्याप्त वैक्सीन है देन ओपन इट टू ऑल, अगर पर्याप्त नहीं है तब आपको टारगेटेड प्लानिंग करनी। तो जो टारगेटेड प्लानिंग है मैं उसके साथ सहमत हूँ, पर इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि वैक्सीन पर्याप्त नहीं है। राहुल जी का जो कहना है वो किस बात को लेकर कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी नहीं, तो अगर वैक्सीन की कमी नहीं है तो 45 साल के नीचे वालों को क्यों रोका हुआ है? मेरे को लग रहा है, आपको नहीं लग रहा, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अगर वैक्सीन पर्याप्त नहीं है तो देश को कॉन्फिडेंस में दीजिए कि हमारी प्रोडक्शन अभी इतनी ही है तो हम इतना ही दे पाएंगे, इसलिए हम ऐसा कर तो आप स्टेज वाइज जो। जी, तो डॉक्टर देव, आपके कहने का मतलब ये है कि राज्य सरकारों के साथ बैठकर सरकार ने प्लानिंग नहीं किया। अगर प्लानिंग किया होता तो इस तरीके की जो किल्लत का सामना आज सरकार कर रही है वो शायद नहीं करती। लेकिन जो मेरा सवाल है कि जहां तक जो डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो आपको लग रहा है कि सरकार ने उसमें भी कोई राय या कोई मशवरा किसी से नहीं लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी? नीतू जी ये भी सही है कि प्रोडक्शन में भी और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए राय नहीं दिया।
जो हम लोगों को एडवाइस मिली और जो कंसिस्टेंट रही वो इस बात की रही कि आप अपनी फैसिलिटीज कैसे प्लान करें। इसमें क्लियर डायरेक्शंस आए, अच्छे डायरेक्शंस आए कि वैक्सीनेशन जो साइट आपकी रहेगी उसमें प्रबंधन कैसा करना है, 4 कमरे होने चाहिए, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर वेटिंग हॉल होगा, फिर वैक्सीनेशन हॉल होगा, फिर वैक्सीनेशन के बाद आधे घंटे आपको बैठना है वहां के लिए चौथा हॉल। इस प्रकार की बातें काफी क्लियर है। तो केंद्र सरकार ने जहां तक ये प्लानिंग है इसमें कोई कमी नहीं, लगातार इंटरैक्शन हुए और हम लोगों ने तैयारी उसी हिसाब से कर ली, वैक्सीनेटर्स तैयार कर लिए और जो स्टाफ लगाना था हर केस में 5 लोगों को लगाना है। V1, V2, V3 ये टर्मिनोलॉजी है, जो 5 लोग वहां है, वैक्सीनेटर्स एक्सेट्रा, तो उनका हम लोगों ने व्यवस्था कर दी। ये बिल्कुल इन सिंक था, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में यहाँ कोई मतभेद नहीं था। उनने बताया, हमने तैयारी। अंतर वहां आने लगा कि जब हमने हमारा जो बताया हमने तैयारी इतनी कर ली, जब वैक्सीनेशन का टाइम आया उतनी वैक्सीन अवेलेबल, उस समय अगर सामने आके अपफ्रंट होके केंद्र सरकार ये कहे कि नहीं हमारे पास देश में अभी इतना ही प्रोडक्शन है और इस प्रोडक्शन को हम इसलिए स्टैगर करके दे रहे हैं, क्रम से हम दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास वैक्सीन इसकी है। 10 का परिवार, 2 बच्चे 10 साल से नीचे के, 2 बच्चे 10 साल और 18 साल के बीच में है, 3 बच्चे 18 साल और 35 साल के बीच में है, 3 लोग 35 साल से ऊपर है। ज्यादा खतरा किसको है? अब फैमिली को तय करना, 3 वैक्सीन अवेलेबल, अगर 10 वैक्सीन है तो सबको दे, अगर 3 वैक्सीन है तो किसको पहले देंगे, किसको ज्यादा खतरा होगा। अगर मैं आप एक फैमिली के हैं और 3 वैक्सीन आएगी तो आप कहोगे टीए सिंहदेव जी बाल आपके पक गए, पहले आप ले लो, कोमॉर्बिडिटीज भी हो सकती है, आपकी जान को खतरा ज्यादा हो सकता है, मैं रुक जाती हूँ, आप पहले ले लो, फेयर इनफ। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि वैक्सीन की कमी नहीं तो स्वाभाविक है कि मेरे को अगर लगेगी तो आपको भी लगेगा कि मेरे को भी लग जा रहा है। एक बहुत ही क्लियर जी। तो डॉक्टर देव मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर पूछूंगी, बिल्कुल दो टूक भाषा में जिसे कहें, कि केंद्र सरकार ने राज्यों से जो रियल पिक्चर है वो छुपाई है और परसों भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि और स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा है कि नहीं वैक्सीन की कोई शॉर्टेज नहीं है। तो क्या केंद्र सरकार राज्यों से झूठ बोल रही है? देश से छुपा रहे हैं सच्चे, राज्य सरकारों को तो पता है उनको कितना मिल रहा है, हम तो सिस्टम के हिस्सा है। आम नागरिक जिसको लगता है कि वैक्सीन की कमी नहीं है वो हमसे प्रश्न करता है, टीएस बाबा आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं, केंद्र सरकार कह रही है वैक्सीनेशन की कमी नहीं है तो सारे वैक्सीनेशन के सेंटर आपने खोले, आप सबको वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं लगवा रहे। ये बात आती है तब स्टेट गवर्नमेंट रिएक्ट करती है कि ये तो हमको फंसा रहे हैं, ये कह के कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, आपने हमारे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी, पब्लिक को तो हमको फेस करना है, पब्लिक को तो केंद्र सरकार को फिलहाल फेस नहीं करना है। वैक्सीनेशन जहां होगा वहां पब्लिक बोल रही है कि भाई हमारे को क्यों नहीं मिल रहा, हम आ रहे हैं और हमको वापस कोई भेज दिया जा रहा है कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर जो हो रहा है, आप भेदभाव कहें या गलत प्लानिंग कहें या पारदर्शिता की कमी है, फ्रैंकली अगर बोले तो कोई भी जल्दीबाजी नहीं करेगा, सब समझेंगे, देश के नागरिक इतने समझदार हैं कि पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को आपने दिया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिया, किसी ने तो नहीं बोला कि सबको दो। जब शुरू में वैक्सीनेशन चालू हुआ और आपने एक कैटेगरी बनाई, किसी ने नहीं बोला। ये बात कब चालू हुई? जब से ये बात आने लगी कि वैक्सीन की कमी नहीं। जब वैक्सीन की कमी नहीं है तो पत्रकारों को क्यों नहीं लग रहा, यूथ को क्यों नहीं लग रहा, बाकी लोगों को क्यों नहीं लग रहा, ऑफिस जाने वालों को क्यों नहीं लग रहा, वो तो सबसे ज्यादा संक्रमित होते हैं। तो ये एक्चुअल इशू ये है कि पारदर्शिता रहे तो आप प्लानिंग के साथ आम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम कर सकते हैं, वरना फिर उंगलियां उठने लगती हैं। जी डॉक्टर देव, एक और चीज की बात आपसे करूंगी कि जो पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरकार का, जो केंद्र सरकार है उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया है। उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही तस्वीर लगती है और किसी की नहीं लगती। ऐसा लगता है कि सिर्फ इस पूरे टीकाकरण अभियान में सिर्फ मोदी जी ही मोदी हैं और कोई दूसरा नेता या कोई भी और लीडर
उनके अगल बगल नहीं है। अब इस बात को लेकर भी राहुल गांधी ने जो पत्र लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने कहा था कि अब ये समय आ गया है कि एक इंडिविजुअलिस्टिक एजेंडा से हम बाहर आए। तो आपको लगता है कि बहुत ही सेंट्रलाइज, बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक एजेंडा बीजेपी की सरकार ने टीकाकरण को लेकर लॉन्च किया है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? आपके व्यूज इस पर जानना चाहूंगी सर। नीतू जी, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब आप पॉलिटिकल फील्ड में इसको किसी एक पक्ष को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो रिएक्शन होगा। हम लोग सब कोई पॉलिटिक्स में है, अलग अलग पार्टियों से है। ये पैसा जिससे आप टीका दे रहे हैं, ये किसका पैसा है? ये तो पब्लिक का पैसा है। जो गवर्नमेंट इन पावर है उसका पैसा तो है नहीं। आप उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लोगों ने मांग किया आप वैक्सीन दीजिए, आप कहिए कि हाँ हमने व्यवस्था की, हम निःशुल्क वैक्सीन अवेलेबल करा रहे हैं। जब फिर फोटो और प्रचार की बात आती है तब फिर हार्ड बर्निंग चालू हो जाती है। भाई ये आप अपने किया, प्रदेश वाले कितनी मेहनत कर रहे हैं, और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उन लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। फोटो तो लगनी चाहिए उनकी जो फील्ड में जाके काम कर रहे हैं। फोटो हम लोग की लग जाती है और उसमें भी किसी की लगेगी, किसी की नहीं लगेगी, तो डेफिनेटली हार्ड बर्निंग होगी, क्योंकि पब्लिक का पैसा है। उसमें किसी एक की फोटो लगेगी, किसी एक को हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो स्वाभाविक है कि फिर उसमें ये बातें होती। काफी संवेदनशील स्थिति है डॉक्टर देव इस समय। तो आगे के दिनों में किस तरीके से सिचुएशन का सामना होगा? क्योंकि अगर प्रोडक्शन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, जिसको लेकर केंद्र सरकार मानना ही नहीं चाहती है, तो अब राज्य क्या करेंगे? क्योंकि वैक्सीन सेंटर्स जितने भी हैं, वैक्सीनेशन सेंटर्स, सबके सामने एक नोटिस लगा दिया गया है कि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। वो बेचारे टीकाकरण कराने आते हैं तो लोग वहां से वापस जा रहे हैं। तो अब ये जो स्थिति है, क्या ये स्थिति एक बहुत ही भयावह स्थिति में और अब उभर कर आएगी, या इसको किसी न किसी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? सरकार ने किसी तरीके का आश्वासन दिया है आप लोगों को? सबसे पहले तो जो अभी तक होता आ रहा था, राजनीतिक अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अलग अलग स्थानों पे काम कर रहे थे, लेकिन कोरोना में अभी तक ये बातों का आदान प्रदान अभी तक कभी नहीं हुआ। कोई नेगेटिव कमेंट्स अभी तक नहीं हो पा रहे। ये अभी अभी चालू हो रहा है। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि चाहे बड़े भाई करें चाहे छोटे भाई करें, ये बंद होना चाहिए। पूरा अटेंशन वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन से भी आगे आज की जो प्रॉब्लम है वो वायरस का स्प्रेड। वैक्सीनेशन का असर तो 42 दिन बाद या 70 दिन बाद होगा। कोरोना का प्रॉब्लम और उसके संक्रमण की बात या उसके फैलाव की बात तो आज हो रही है। तो ये सारी बातों को किनारे करके सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म पे आके इसमें काम होना चाहिए। किसी एक को ज्यादा श्रेय लेने की बात नहीं करनी चाहिए। और जैसा सहयोग होता है, नेशनल ये कैलेमिटी है, नेशनल एपिडेमिक है, इंटरनेशनल एपिडेमिक है, इन परिस्थितियों में जैसे एक टीम के हिस्से के रूप में काम होना चाहिए। ये स्पिरिट एस्टैब्लिश होनी चाहिए। इसमें जितनी कमी आएगी तो काम तो होते रहेगा, लेकिन स्वरूप उसका बिगड़ जाता है। लेकिन डॉक्टर देव, जब किसी तरीके का नेगेटिव फीडबैक केंद्र सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जब छोटी सी बात है कि जब किल्लत को लेकर जब राज्यों ने कहा, तो हर्षवर्धन जी ने जवाब दिया कि नहीं, आप लोगों का जो अब जो पूरा टीकाकरण का प्रोग्राम है वो सही दिशा में नहीं चल रहा है। तो क्या एक ऑनेस्ट फीडबैक के लिए केंद्र सरकार, आपको लगता है कि राज्यों की बात मानेगी? जब एक ऑनेस्ट फीडबैक की कोई जगह ही नहीं है, तो इसमें जो विचारों का जो आदान प्रदान है, जिसको आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल होना चाहिए, तो कैसे होगा? कैसे संभव है ऐसी स्थिति में? एक तो ले लें, चाहे स्वास्थ्य मंत्री जी ले लें, सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बैठक ले लें और वहां पारदर्शी चर्चा हो जाए। जिस राज्य को जो कहना होगा, डाटा है, डाटा तो छुटलाया नहीं जाएगा कि ये इतनी वैक्सीन है, इतने हैं। इसकी बात हो जाए कि प्रोडक्शन कितना है, सर हमको बता दें कि प्रोडक्शन कितना है, तो उसमें प्रोडक्शन अगर इतना है तो इतना ही अवेलेबल होगा। यहाँ से बात चालू होगी तो सारी चीजें अपनी जगह हो जाएंगी। आप देखेंगे हर्षवर्धन जी का जो स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने लिखा भी है कि अवेलेबिलिटी के आधार पे हम इसको तब तक चलाएंगे, अवेलेबल जितना होगा। तो उसी को तो पब्लिकली बोलना है। मेरे पास वो कागज है, आप भी निकालेंगे, आपके पास भी जरूर होगा कि उनका जो स्टेटमेंट शायद 7 या 8 तारीख को आया था। जी जी। उस स्टेटमेंट के पहले पेज के आखिरी जो 2 लाइन है, आखिरी 2 लाइन में क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है कि हमारी ये लिमिटेशन है। तो उसको अगर आप एक्सेप्ट, सच्चाई को एक्सेप्ट करके नहीं चलने, हमारे पास पूरा टीका, तो गाड़ी अटकी रहेगी। हम तो स्वीकार करने को तैयार है कि भाई अगर देश में प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम लोग रुकेंगे, अपने नागरिकों को समझाएंगे कि थोड़ा सा रुक जाइए।
कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसके भागीदार बनेंगे। डॉक्टर देव, लेकिन ये जो हेजिटेंसी है केंद्र सरकार के मन में, चाहे स्वास्थ्य मंत्री के मन में, ये जो लाचारी है या हेल्पलेसनेस है या लिमिटेशन मैं कह लूं, ये इसको पब्लिकली उजागर सरकार क्यों नहीं करना चाहती है? प्रॉब्लम क्या है? कभी कभी होता है कि एक चीज आपने बोल दिया तो वापस लेने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप दूसरे तरीके से कर दीजिए, बता दीजिए, ये मत कहिए कि वैक्सीन है, ये मत कहिए वैक्सीन नहीं है, ये कहना चालू कर दीजिए कि हमने इतनी इतनी वैक्सीन राज्यों को आज दी। डेली बुलेटिन उसका निकालिए कि हर राज्य को हमने इतना भेजा, क्लियर उसका ट्रांसपेरेंट जो डॉक्यूमेंट है डेली प्रिंट हो हर पेपर में, हर न्यूज चैनल में कि इतना इतना राज्यों की आबादी के हिसाब से इन राज्यों को हमने इतना इतना दिया है। हर न्यूज चैनल, हर पेपर, हर पढ़ने वाला, हर देखने वाला अपने आप समझ जाएगा कि काम कैसा हो रहा है, वो पटाक्षेप हो जाए, लेकिन सारी चीजें वहीं पर डॉक्टर देव, आपको लगता है कि बीजेपी के जो शासित राज्य हैं वहां उनको ज्यादा वैक्सीन मिली है एज कंपेयर टू द नॉन बीजेपी स्टेट्स? मेरे पास डाटा नहीं है, फ्रैंकली मैंने 3 दिन 4 दिन पहले डाटा देखा था। आज के प्रोग्राम्स में महाराष्ट्र के मंत्री जी के साथ हम लोग भी पैनल में थे, तो पैनल डिस्कशन में उन्होंने कहा कि हमारे पास 7 लाख वैक्सीन आई। तो महाराष्ट्र जैसे आबादी वाले राज्य के लिए 7 लाख, और पेंडेमिक जहां सबसे ज्यादा अभी संक्रमण दिख रहा है वहां 7 लाख कम दिखती है, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग की जरूरत है और उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश 20 करोड़ की आबादी है, छत्तीसगढ़ 3 करोड़ की आबादी है, 7 गुना का अगर अंतर है, तो हमको अगर 3 करोड़ मिलती है वैक्सीन तो उनको 21 करोड़ मिलनी चाहिए, पर सॉरी 21 लाख, तो हमको अगर 3 लाख मिली और उनको 40 लाख मिली तो हार्ट बर्निंग होगी। अगर ये दिखेगा कि नहीं छत्तीसगढ़ को 3 लाख और उनको 21 लाख इस प्रपोर्शन में मिल रही, तो किसी को हार्ट बर्निंग नहीं होगी। तो छोटा हो राज्य, बड़ा हो राज्य, आपकी आबादी के हिसाब से आप सबको बराबर दे रहे हैं, तो दैट इज द वे, ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगी डॉक्टर देव कि क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार राज्यों को एक ईमानदार नियत के साथ और पारदर्शिता के साथ मदद करने के बजाय इस समय वो सारा क्रेडिट खुद ही बटोरना चाहती है? आपको क्या लगता है कि ऐसा है? ये मैं एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। तो मैं फंसना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि सच्चाई देखिए, सच्चाई या कुछ और हो जाती है। No, no, you feel free to give a diplomatic answer. चाहता हूँ कि ये जो बात है ये खत्म, ये बिल्कुल बात खत्म हो और इतने गंभीर पैंडेमिक में हम लोग उलझे हुए हैं, पूरा ध्यान वहां जाए। लेट अस बी ट्रांसपेरेंट, लेट अस बी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ अस। छत्तीसगढ़ में कमी हो रही है तो आई शुड बी एबल टू स्टैंड अप एंड से कि हमसे ये गलती हुई, आई एम वेरी सॉरी, से ये गलती हुई। कहीं और से अगर कोई डाटा है तो वी शुड हैव द स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, स्ट्रेंथ ऑफ दैट मोरालिटी। हमको इतना मन में वो मजबूती होनी चाहिए कि हम खड़े होके बोल सके कि हाँ ऐसा है, कमी है तो हमको स्वीकार कर देना चाहिए। Thank you so much, Dr. T.S. Singh Dev, for coming on satyhindi.com. और आप सभी व्यूअर्स से गुजारिश है कि आप जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा और बताइएगा आपको ये इंटरव्यू डॉक्टर टी.एस. सिंह देव के साथ कैसा लगा। और गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन डॉक्टर टी.एस. सिंह देव। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।